देखिए अपन इस क्वेश्चन को देख रहे थे। क्वेश्चन में क्या कह रहे थे कि कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है, यानी उस व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, एक तो ये पूछा गया है। दूसरा ये कह रहे हैं कि नदी का बहाव जो है 3 किलोमीटर पर आवर है, तो और जब वह नदी के दूसरे किनारे पहुंचता है तो वह नदी के बहाव की ओर कितना दूर पहुंचेगा। देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, नदी की चौड़ाई ले लीजिए, आप ये लीजिए। तो नदी की जो चौड़ाई दी गई है यह है 1 किलोमीटर। अब देखिए व्यक्ति जो तैर रहा है वो तैर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है, और ध्यान रहे साथ में क्या कह रहा है, नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा हो। नदी के बहाव के लंबवत, नदी का बहाव इस दिशा में है भाई, नदी का बहाव इस दिशा के अंदर, ये मैंने ले लिया है। यानी कि वेलोसिटी वी आर, आर का मतलब यह रिवर यानी कि नदी के लिए, ये इस दिशा में है, इसके लंबवत वो व्यक्ति तैर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में, यूं कह सकता हूं मैं। अगर इस डायरेक्शन के अंदर अगर व्यक्ति वो तैर रहा है, देखिए आप यहां इस तरह से, यानी कि यहां इस डायरेक्शन में उस व्यक्ति की स्पीड मैंने ले ली है vm। यहां तो यह है vm वेक्टर और यह है vr वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर है। इधर जो स्पीड है उसके तैरने की जो वेलोसिटी है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, और नदी के बहाव की है 3 किलोमीटर पर आवर, और व्यक्ति नदी के बहाव के कैसा है, परपेंडिकुलर, उसके लंबवत क्या हो रहा है, तैर रहा है। यानी कि रिजल्टेंट क्या होगा इसका तैरने का रिजल्टेंट यूं आ जाएगा, यानी कि व्यक्ति यहां आएगा। यानी कहने का तात्पर्य है अगर ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है, तो दूसरे किनारे पर वो यहां पहुंचने के बजाय कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। यही इसके अंदर पूछा जा रहा है, यानी आप यूं कह सकते हैं। तो अब देखिएगा क्या क्या इसने पूछा है क्वेश्चन में। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अपन इसमें निकाल लेते हैं, उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो नंबर फर्स्ट इजी क्वेश्चन है, नदी को पार करने में लगा समय, मैंने मान लिया कि वो समय स्मॉल टी है, तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहां पर दूरी मैंने क्या है, नदी की चौड़ाई, और चाल क्या है, उस व्यक्ति की चाल यानी कि vm। तो देखिए भाई दूरी कितनी, 1 किलोमीटर। भाई नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर तो दी हुई है क्वेश्चन में, और उस आदमी की स्पीड यानी उसकी जो वेलोसिटी दी हुई है वो अपन को दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये 1/4, ये अपने पास 1/4 क्या आ गई है, आवर्स आ गए हैं। इतने घंटे का क्या है उसके अंदर ये समय इसके अंदर लग रहा है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कितने मिनट हुए, 1/4 इंटू 60 मिनट, यानी कि ये हो गए हैं 15 मिनट। यानी कि उसे 15 मिनट के अंदर वो क्या करेगा, नदी को पार कर लेगा। नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, जब वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचता है, इधर से इधर आ जाता है, तो वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा। भाई उसे जाना ही हो चाहिए था सीधा, परंतु नदी के पानी के बहाव की वजह से कहां पहुंच रहा है, यहां पहुंच रहा है। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी मुझे ज्ञात करनी है। तो देखिएगा BC कह सकता हूं मैं, BC यानी कितनी दूरी तय करेगा भाई, नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा है, वह नदी के दूसरे किनारे पहुंचता है, तो वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा। तो देखिए भाई दूरी बराबर चाल इंटू समय, यहां चाल क्या है नदी की, इंटू समय t अपने पास आ ही चुका है। वैल्यूज आपके पास हैं, देखिए VR 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, t अपन को दिया हुआ है 15 मिनट, या इसे मैं कह सकता हूं 1/4 घंटे। तो ये दूरी आ गई है किलोमीटर में, यानी कि 3/4 किलोमीटर। इस BC बराबर 3/4 जो किलोमीटर है ना, इसको किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करना चाहूं तो देखिएगा भाई BC इज इक्वल टू 3/4, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर,
यानी कि 4 से डिवाइड किया, 25 75, 750 मीटर, यानी 750 मीटर दूर वो नदी के बहाव की ओर आ जाएगा। ये एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन जो इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर, ये तो था क्वेश्चन नंबर 13 था अनसोल्व क्वेश्चन का। अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 है। उस क्वेश्चन नंबर 6 में 4 भाग हैं जिनको कि अपन को सिद्ध करना है। सर्व समीकरण है एक प्रकार से सदिश की, एक अच्छा क्वेश्चन है उस एक ही क्वेश्चन के, लेकिन 4 क्या है भाग हैं। वो 4 भाग कौन कौन से और कैसे हैं वो अब देखेंगे अपन। देखिए भाई, अब अपन अपनी ही बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं निम्नलिखित असमीकाओं की असमीकाओं की ज्यामिति या किसी अन्य विधि द्वारा की ज्यामिति या अन्य किसी विधि द्वारा निम्नलिखित असमीकाओं की ज्यामिति या अन्य किसी विधि द्वारा स्थापना कीजिए। यानी इनको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन में दिया है। साथ ही इसमें एक लाइन और ये जोड़ रहे हैं कि इसमें समीका यानी कि समता का चिन्ह कब लागू होता है। क्या कह रहे हैं कि इसमें समीका या इसे अपन कह सकते हैं समता का चिन्ह कब लागू होता है, यानी कब ये बराबर होंगे, ये अपने पास इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिएगा अपन को क्या क्या स्थापना करनी है, यानी अपन को प्रूफ करना है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन, इसके अंदर 4 क्वेश्चन हैं ABCD करके, और इन चारों क्वेश्चनों को अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी कि एज ए कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अपन को प्रूफ करना है। नंबर A, मैं इसे इस तरह लिख देता हूं, टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करवा रहे हैं वो देखिएगा। नंबर A के अंदर ये कह रहे हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर का ये मॉडुलस यानी उसका मापांक दिया हुआ है, इज लेस देन या इक्वल होता है A वेक्टर प्लस ये B वेक्टर का मापांक। ये कह रहे हैं कि ये सिद्ध कीजिए कि ऐसा होता है। तो देखिए इसे अपन प्रूफ करें, सोल्व करते हैं इसे, या यूं कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति कह दें, इसका अपन प्रूफ भी कह सकते हैं। इसको कैसे अपन इसे प्रूफ करेंगे, देखिए मान लिया मैंने कोई ट्रायंगल है, ये बार बार मैं काम में लूंगा, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, और सदिश संयोजन के नियमानुसार A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल, ये हो गया है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब आप देखिए अपन क्या जानते हैं कि त्रिभुज के नियम से, अगर मैं इसको नामकरण कर देता हूं, जैसे मान लो इसे मैं कहता हूं O P और इस बिंदु को नाम देता हूं मैं Q, तो इसमें अपन क्या जानते हैं कि त्रिभुज के नियम से क्या आएगा वो देखो भाई। देखिए भाई त्रिभुज के नियम से
क्वेश्चन में ये अपन को प्रूफ करना है। त्रिभुज के नियम से अपन क्या जानते हैं, ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओक्यू वेक्टर होगा। यही तो होगा, यानी अपन क्या जानते हैं, त्रिभुज के नियम से मैं यह भी कह सकता हूं ओक्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर ये हो गया। अब आप गौर कीजिएगा, ओपी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, तो इज इक्वल टू मैं इसे कह सकता हूं ए वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर क्या है मेरे पास, स्मॉल बी वेक्टर। ये लो, एक स्टेप में ये लिख सकता हूं, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है वैसे वैसे अपन इसके स्टेप लिख रहे हैं। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो भुजाओं का जो योग होता है वो सदैव तीसरी भुजा के मान से क्या होगा, ज्यादा होगा। किसी भी ट्राइंगल में हो, किसी भी त्रिभुज के अंदर हो, तो ये बात अपन लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज की भुजाओं का योग, चूंकि त्रिभुज की भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं भाई, दो भुजाओं का योग यानी कि ओपी वेक्टर, यूं कह सकता हूं ओपी प्लस पीक्यू, इन दोनों का जो योग होगा वो OQ से क्या होगा, ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन होगा OQ। बिल्कुल, देखो चूंकि त्रिभुज की भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब OP और PQ का जो योग है वो OQ से क्या होगा, ज्यादा होगा। या इसे मैं यूं भी कह सकता हूं भाई, कैसे कह सकता हूं कि OQ इज लेस देन OP प्लस PQ। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। अगर ऐसा है तो अब देखिएगा, अब इसे मैं पॉजिटिव रूप में लूंगा क्योंकि मैं इनके परिमाण देख रहा हूं। अब देखो भाई OQ का मतलब क्या है, A प्लस B, तो इसका परिमाण ले रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगा दिया मैंने, मापा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मॉडुलस हो गया, इज लेस देन OP का मतलब है एक स्मॉल a का परिमाण प्लस PQ का मतलब है स्मॉल b का परिमाण। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1। तो एक पॉइंट तो मेरे पास यहां प्रूफ हो गया, वो प्रूफ ये हो गया है कि a का परिमाण और b के परिमाण का योग a वेक्टर प्लस b वेक्टर के परिमाण से ज्यादा होता है। ये तो एक कॉन्सेप्ट तो मेरे पास क्लियर हो गया, ये तो यानी कि आधा हिस्सा तो सोल्व हो गया। अब एक चीज और देखें, अगर मैं इसकी सीमांत स्थिति देखूं तो सीमांत स्थिति का मतलब है जब दोनों सदिश परस्पर समांतर हो, और वही उसकी समता की स्थिति होगी। देखो इसमें यही तो पूछा है कि इसमें समीका यानी कि समता का चिन्ह कब लागू होता है, तो इसमें समता का चिन्ह लागू होगा जब a वेक्टर और b वेक्टर परस्पर क्या हो, समांतर हो, तब ये बराबर की स्थिति में आएगा। तो ऐसा अपन सबके लिए लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें तो मैं लिख ही दूंगा। अब देखिएगा यहां ये वाला स्टेप तो अपने पास आ गया है, तो मैं इसके आगे के स्टेप को भाई मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं। देखिए सीमांत स्थिति में जब a वेक्टर व b वेक्टर के बीच का कोण क्या होता है, शून्य होता है। सीमांत स्थिति में जब a वेक्टर व b वेक्टर के बीच का कोण सीमांत स्थिति, ध्यान रखना भाई ये यहां से है, आगे का हिस्सा यहां से ऐसे कहीं इसके साथ मिक्स कर दो आप। सीमांत स्थिति में इसके बाद के हिस्से को मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। सीमांत स्थिति में जब a वेक्टर व b वेक्टर के बीच का कोण क्या है, शून्य है। तो इस स्थिति के अंदर अपन क्या कह सकते हैं, इस स्थिति के अंदर अपन ये कह सकते हैं यानी कि a वेक्टर का परिमाण,
यानी कि यूँ कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो परिमाण होगा ये इक्वल होगा ए वेक्टर का परिमाण प्लस बी वेक्टर का परिमाण, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं समीकरण 1 और 2 को मिक्स कर दूं तो देखो समीकरण 1 के अनुसार तो a प्लस बी छोटा है इस बांध विभाग से, इसी तरह से यहां पर ये क्या है, बराबर है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को सम्मिलित रूप से अगर मैं मिक्स कर देता हूं तो ये समीकरण प्रूफ हो जाती है, यानी जो अपन को असमीका दैर्घ्य थी वो यहां पर क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। तो मैं यहां एक ही लाइन लिख देता हूं, समीकरण 1 वे समीकरण 2 से। अगर समीकरण 1 और 2 को अगर मैं मिक्स करता हूं तो मैं यूं कह सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है इज लेस देन तो इससे आ रहा है और इससे क्या आ रहा है, इक्वल, इज लेस देन या इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इक्वेशन नंबर 3। और यहां कह सकता हूं इति सिद्धम, यानी कि हैंस प्रूव, इति सिद्धम, यानी कि ये यहां पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसमें यह पूछा जाए कि समता का चिन्ह कब लागू होता है, तो मैं कहता हूं समता का चिन्ह तब लागू होता है यानी कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या होंगे, समांतर होंगे, क्योंकि यहां क्या कहा है, कोण शून्य हो। अगर कोण 180 हो रहा था तो समता का चिन्ह परस्पर विपरीत होता। तो यहां समता का चिन्ह कब लागू होगा, जब ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर क्या हो, समांतर हो। तो यहां मैं लिख देता हूं इसके आगे की स्टेप्स को, भाई यहां लिख रहा हूं मैं उस एक लाइन को जो इसका आंसर है, कि यूं कह सकता हूं समता चिन्ह तब लागू होगा, इसके बाद का स्टेप यहां लिख रहा हूं, समता चिन्ह तब लागू होगा, समता चिन्ह तब लागू होगा जब ए वेक्टर व बी वेक्टर कैसे हों, समांतर हों। जब ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर हो। ये लो, ये पहला एक क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट हो गया, जिसमें प्रूफ करना था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मापांक है, मॉडुलस यानी उसका जो परिमाण है, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाणों के योग से क्या होता है, कम होता है, या उसके क्या होता है, बराबर। ये एक क्वेश्चन अपन ने इसका सोल्व कर लिया है, ए पार्ट। अब अपन बात करेंगे इसके बी पार्ट की। देखिए एनसीईआरटी की बुक है, इसमें क्वेश्चंस के रूप में ही कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इसलिए एनसीईआरटी की जो अपने 11वीं क्लास की बुक है, इसके क्वेश्चंस करना ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, यानी कि टॉपिक के रूप में दे दिया जाए, इसे टॉपिक के रूप में ना दे करके बुक के अंदर इसको कॉन्सेप्ट के रूप में दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चंस हल करना अपने लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए भी नंबर बी क्वेश्चन क्या है, बी के अंदर क्या ये सिद्ध करवा रहे हैं वो देखिए। टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है अपन को, नंबर बी क्वेश्चन के अंदर ये क्या कह रहे हैं। नंबर बी के अंदर ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो परिमाण है, यानी जो मॉडुलस है, वो ग्रेटर देन या इक्वल है किसके, ए वेक्टर का परिमाण माइनस बी वेक्टर का परिमाण, और इसके पूरे के परिमाण से क्या है, ये अधिक है या उसके क्या है, बराबर है। ये अपन को प्रूफ करना है। तो देखिए भाई नंबर बी को अपन कैसे सिद्ध करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट ठीक उसी प्रकार से अपन करेंगे। अभी अपन एक त्रिभुज अपन ने बना ही लिया था, आपको ध्यान होगा जैसे मैंने ये बनाया था कि ये यहाँ से देखो, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ ताकि अपना पूरा सवाल आ सके। ओ ये पी था, ये ए वेक्टर था, फिर याद कीजिए मैंने ये बी वेक्टर लिया था, ये इस तरह से ओ पी क्यू ये नाम दिया था,
और ये बन गया था मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बिल्कुल ऐसे ही ट्राइंगल था। अब देखिए इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, अपन अच्छे से जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर होता है, दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है, किसी भी त्रिभुज के लिए अपन ये स्पष्ट कह सकते हैं। तो देखो चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है, सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है, और योग हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। ये तो भाई छोटी क्लास में अपना पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के अंदर कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है और अंतर तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, कम होता है। अगर ऐसा है तो देखिए मुझे तो क्या चाहिए भाई, अंतर ही तो चाहिए। तो मैं देखो OP जो है, एक तो OP माइनस PQ, OP माइनस PQ, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस निकाल रहा हूं ये छोटा होगा तीसरी भुजा क्या है, OQ से, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर ऐसा है तो मैं इसे यूं भी कह सकता हूं कि जो OQ है वो बड़ा होगा OP माइनस PQ से, और यही मुझे प्रूफ करना है कि ये A प्लस B बन जाएगा। अगर ऐसा है तो देखो OQ का मतलब क्या है मेरे पास, OQ यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का क्या ले रहा हूं मैं, परिमाण, इज ग्रेटर देन OP, OP का मतलब क्या है, A वेक्टर का परिमाण, ये लो, माइनस PQ का मतलब क्या है, स्मॉल b वेक्टर का क्या आ गया, परिमाण, ये लो इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अपन ने पहले क्वेश्चन को प्रूफ किया है उसी तरीके से अपन इस दूसरे क्वेश्चन को भी प्रूफ करेंगे, उसी तरीके से थर्ड को करेंगे, इसी तरीके से फोर्थ को करेंगे। 4 क्वेश्चन अपने दिए हुए हैं ऐसे, उन चारों का एक जैसा ही तरीका है। तो देखो A वेक्टर प्लस B वेक्टर ये अपने पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 1 आ गई है। ये अगर अपन ने प्रूफ कर लिया है तब इसी में आप आगे देखेगा इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर इसी में अपन बात करेंगे सीमांत स्थिति में। सीमांत स्थिति से कौन सा निशान लेंगे, अभी तो ये वाला निशान तो देखो आधा तो प्रूफ हो चुका है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का परिमाण इज ग्रेटर देन A वेक्टर का परिमाण माइनस B वेक्टर का परिमाण, ये तो अपने प्रूफ हो चुका। अब मुझे ये वाला साइन और लाना है, यानी कि सीमांत स्थिति के अंदर मैं इसको बराबर कर दूंगा। अगर सीमांत स्थिति में बराबर प्रूफ हो गया तो वही सेम प्रोसीजर की दोनों समीकरणों से स्पष्ट हो रहा है कि ये वैल्यू क्या है, ये प्रूफ हो रही है, टू प्रूव दैट, हेंस प्रूव हो जाएगा। यानी कि अब मैं इसी में आगे कह सकता हूं, तो देखिए उसी प्रकार से क्या कह सकता हूं, सीमांत स्थिति में जब A वेक्टर व B वेक्टर एक ही रेखा के अनुदिश होते, सीमांत स्थिति में जब A वेक्टर व B वेक्टर एक ही रेखा के अनुदिश होते, एक ही रेखा के क्या हो, अनुदिश हो, तो अपन क्या कह सकते हैं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का जो परिमाण होगा, A वेक्टर और B वेक्टर का जो परिमाण होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, A वेक्टर का परिमाण माइनस B वेक्टर का परिमाण, और इसका भी परिमाण निकालो, यानी कि मैग्नीट्यूड अपन ने इसका और ले लिया है। ये लो, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या बन गई है, 2 बन गई है। अब इक्वेशन 1 और 2 से प्रूफ हो गया कि ये स्टेप आ रही है, यही अपन को सिद्ध करना था। तो इसके आगे के पद को भी मैं यहां लिख देता हूं। देखिए समीकरण 1 वे समीकरण 2 से सम्मिलित रूप से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर मैं सम्मिलित रूप से अगर इसे देखता हूं तो मेरे पास क्या प्रूफ हो जाता है,
कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण इज ग्रेटर देन या इक्वल ए वेक्टर का परिमाण माइनस बी वेक्टर का परिमाण। ये लो, ये आपके पास क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 और मैं ही इसमें कह सकता हूं इति सिद्धम, यानी कि हैंस प्रूव इति सिद्धम। यहां अपन ने भाई 2 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अब अपन बात करेंगे नंबर सी की। देखिए इसी टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो अपन ने अभी सोल्व किए हैं। नंबर ए अपने पास कंप्लीट हो गया है, नंबर बी अपने पास कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात करेंगे नंबर सी की। एक जैसे तरीके के क्वेश्चन हैं, बस क्वेश्चन अलग अलग हैं, यानी उनको प्रूफ करने का तरीका एक जैसा है अपना, जो कि बड़ा ही सरल तरीका है। देखिए भाई नंबर सी क्या है, टू प्रूव दैट। नंबर सी के अंदर क्या सिद्ध करवा रहे हैं, नंबर सी टू प्रूव दैट। इसके अंदर क्या प्रूफ करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो परिमाण है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है, इज लेस देन या इक्वल ए वेक्टर का परिमाण प्लस बी वेक्टर का परिमाण। ये अपन को अब इसके अंदर क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी इसकी उत्पत्ति लिख दें। चलो इसे सॉल्यूशन के रूप में भी लिख सकते हैं, इसे प्रूफ के रूप में भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, यानी ए में से मुझे बी को क्या करना है, घटाना है। या यूं कह सकता हूं ए के अंदर बी को मैं जोड़ तो रहा हूं, लेकिन उस जोड़ने की प्रक्रिया क्या है, माइनस में है। भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या लिखा जा सकता है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अगर ऐसा है तो देखिए इसको भी अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, जैसे मान लो ट्राइंगल बना लेता हूं मैं मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं इस तरह से, जिसकी एक तो साइड ये है ए वेक्टर। अब इसके अंदर ये ओ पी ये हो गया। अब मेरे को इसके अंदर बी वेक्टर को जोड़ना है, लेकिन माइनस में जोड़ना है। भाई यूं कह सकता हूं माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। तो अगर प्लस में जोड़ना तो मैं क्या लेता, ऊपर लेता, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने। इसमें क्या लेना पड़ेगा, मुझे नीचे लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर इसका ये परिणामी यूं बन जाएगा, बिल्कुल यही होगा, ओ पी, और ये नाम दे देता हूं क्यू, या चलो इसे आर कह देता हूं, ये लो, इसे मैं आर भी कह सकता हूं। तो मेरे पास क्या हो गया भाई, ओ पी आर, चलो इसे आर कह देते हैं। यहां ये जो स्टेप बन गई है, अब ये स्टेप मेरे पास क्या बन गई है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये लो भाई। अब देखो भाई, अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। अपन जानते हैं सदिश योग का जो त्रिभुज का नियम है वो क्या कहता है, देखो सदिश योग के त्रिभुज के नियम से। सदिश योग के त्रिभुज के नियम से अगर मैं देखूं तो देखो भैया, ओ आर, जो मेरे पास ओ आर वेक्टर आएगा, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आएगी ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, क्योंकि ये आर लिया है ना मैंने, प्लस पी आर वेक्टर होगा। अब ये वैल्यूज मैं इसकी पुट कर दूं तो देखिए भैया, ओपी वेक्टर, ओपी कितना है, स्मॉल ए वेक्टर है, फिर इसके बाद प्लस पी आर वेक्टर,
पी आर क्या है, माइनस बी वेक्टर है। बस ये ध्यान रखना है कि ये माइनस है, तो इसे मैं कह सकता हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये लो, एक इक्वेशन मैंने बना दी। अब चूंकि अपन क्या जानते हैं, वही बात, चूंकि किसी भी त्रिभुज के लिए, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए एक स्टेप तो यहां अपने पास प्रूफ हो गई, ये लाइन कहती। क्या स्टेप प्रूफ हो गई मेरे पास, कि मैं यूं कह सकता हूं कि ओपी प्लस पी आर, ओपी प्लस पी आर, इन दोनों का जो योग होगा वो अधिक होगा किससे, ओ आर से तो अधिक ही होगा। या इसे मैं उल्टा यो भी कह सकता हूं कि जो ओ आर होगा वो लेस देन होगा ओपी प्लस पी आर से। बिल्कुल ऐसा भी कहा जा सकता है। अगर ऐसा अपन ने इसको कह दिया है तो देखिएगा समीकरण क्या बन जाएगी। इस इक्वेशन को यहां लिख रहा हूं, ओ आर का मतलब क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसका परिमाण ले रहा हूं मैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये लो मॉडुलस, इज लेस देन ओपी कितना है, ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का परिमाण, ये लो, फिर क्या आएगा प्लस बी वेक्टर। ध्यान रखना बी वेक्टर का मैं परिमाण ले रहा हूं, अगर बी वेक्टर का परिमाण लूंगा तो किस में आएगा भैया, प्लस में तो आएगा। ये लो, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। ये अगर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है तो यहां मेरे पास ये प्रूफ हो गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है, यानी उसका मापांक है या उसका परिमाण है, इज लेस देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। यहां तक अगर ये मेरे पास लाइन क्लियर है तो इसके आगे की स्टेप्स को और अपन देखें। देखो यहां तक अगर आपके पास क्लियर है तो अब देखो सीमांत स्थिति वाली बात, वही सेम उसी प्रकार से, वही लाइन उसी तरह की लैंग्वेज में लिख रहा हूं। इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहां ऊपर लिख देता हूं एक बार फिर से, ताकि कहीं अक्सर कट नहीं रहा हो। तो देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो परिमाण है इज लेस देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको वापस से लिखाऊं भैया, ताकि यहां क्या पता नहीं दिख रहा हो आपको। ये लो, इसको मैंने यहां से यहां लिख दिया है। अब वही स्टेप सेम पिछले क्वेश्चनों वाली स्टेप्स को अपन सेम लिखेंगे उसी तरीके से। कैसे लिख देंगे कि सीमांत स्थिति में जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या हो, 180 डिग्री हो, तभी तो ऑपोजिट होंगे। तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, उसमें तो क्या कहा था अपन ने, समानांतर कहा था, या एक ही रेखा के अनुदिश हो, तभी तो मान 0 आ रहा था। और यहां कैसे आया, 180 डिग्री पर हो, तो कह सकता हूं सीमांत स्थिति में जब सीमांत स्थिति में जब ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण 180 डिग्री हो, जब ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो ये मान क्या लिखा जाएगा, बराबर लिखा जाएगा। तो अपन यूँ कह सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है, यानी जो मापांक है, वो इक्वल कर दिया जाएगा ए वेक्टर का परिमाण प्लस बी वेक्टर का परिमाण। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 से तो क्या प्रूफ हुआ, यहां तक का हिस्सा प्रूफ हो गया। इसको छुपा लीजिए आप, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण इज लेस देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया था, और सीमांत स्थिति ये प्रूफ हो गया। तो यानी कि समीकरण 1 और 2 से पूरी इक्वेशन प्रूफ हो गई। तो अपन क्या कह सकते हैं, वही सेम समीकरण 1 वे समीकरण 2 से
समीकरण 1 व समीकरण 2 से सम्मिलित रूप से अगर अपन देखें तो क्या आ गया है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो परिमाण है इज लेस देन या इक्वल, क्या कह सकते हो, ए वेक्टर का परिमाण प्लस बी वेक्टर का परिमाण। इक्वेशन नंबर 3 इति सिद्धम, या यो कह सकते हैं हैंस प्रूव। ये लो, यहां अपने पास नंबर सी तक के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। अब अपन बात करेंगे इसके लास्ट क्वेश्चन जो कि नंबर डी का है। ये देखो इस तरह के ये क्वेश्चंस है, जनरली इन क्वेश्चंस को करते नहीं है स्टूडेंट, जबकि ये क्वेश्चंस आपके लिए करना अनिवार्य है अगर सब्जेक्ट को समझना है तो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये बहुत अच्छा है कि निम्न में से सत्य है या असत्य है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है अगर ये आपके क्लियर है तो ही आप इसे अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो मैंने एक जैसा तरीका बताया सबका और उसी प्रोसीजर से अपन इसे सोल्व करे जा रहे हैं। तो देखो मैं इसको लाइन को छोड़ देता हूँ ऐसे, बस ये चेंज होगा, एक तो डायग्राम यही काम आ जाएगा अगले क्वेश्चन में भी। सेम लैंग्वेज रखिए मैंने हर पार्ट को प्रूफ करने में, ताकि आपको याद रखना क्या रहे, आसान रहे। देखिए नंबर डी, टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है अपन को। इसके अंदर नंबर डी में ये अपन से जो प्रूफ करवा रहे हैं वो ये है, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका जो परिमाण होगा इज ग्रेटर देन या इक्वल होगा ए वेक्टर का परिमाण यानी उसका मॉडुलस माइनस बी वेक्टर का परिमाण। ये अपन को प्रूफ करना है। डायग्राम वही अपने पास काम आ जाएगा। अब देखिएगा वही कॉन्सेप्ट अपन लिखेंगे, वापस सेम लैंग्वेज चलेगी अपने पास। यहां पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर तो क्या लिया था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज लेस देन किया था, यहां प्लस था, अब की बार यहां क्या है, माइनस है। अपन क्या जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, छोटा होता है। बस उसी कॉन्सेप्ट को यहां ले देंगे अपन काम में, वही बात वापस से देखो, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है या कम होता है। एक साधारण सी प्रमेय है। और योग सदैव क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो अपन ने क्या कह दिया यहां पर, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, तो दो भुजाओं का मुझे अंतर निकालना है भाई। कौन कौन सी दो भुजाएं, ओपी और पीआर, ओपी और पीआर। तो देखो यूं कह सकता हूं मैं, ओपी वेक्टर हो गया, ओपी माइनस पीआर का जो परिमाण होगा, यानी इन दोनों भुजाओं का परिमाण होगा, ये कैसा होगा, छोटा होगा। तीसरी भुजा क्या है, ओ आर से, बिल्कुल होगा छोटा। यही अगर मैंने लिख दिया है तो इसी इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। कैसे कि जो ओपी है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओपी का मतलब है ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का परिमाण माइनस पी आर का मतलब बी वेक्टर का परिमाण। ये लो भाई, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया, यही तो लिखा है मैंने भाई। इज लेस देन ओ आर मैंने किया था, ऐसा ही किया हुआ है। तो यहां पर भी देखो ए वेक्टर का परिमाण माइनस क्या कर दिया मैंने, बी वेक्टर का परिमाण, यानी कि अलग अलग कर देता हूं मैं इसे, ए वेक्टर का परिमाण माइनस बी वेक्टर का परिमाण, यानी कि मॉडुलस मैंने लगा दिया है। इज लेस देन होगा ओ आर, ओ आर क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये इसका परिमाण आ गया। ये मेरे पास ये स्टेप लिखा आ गई है। अब इसी को मैं देखो आगे भाई यहां लिख रहा हूं। अब
ध्यान दीजिए इससे आगे के हिस्से को मैं इसको इधर की तरफ भी लिख सकता हूं, यानी ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है जैसे मैं लिखा है। इसे मैं कह सकता हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण, ये कैसा है, बड़ा है, तो इसको मैं कह सकता हूं इज ग्रेटर देन ए वेक्टर का परिमाण माइनस बी वेक्टर का परिमाण। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, एक ही मतलब है, चाहे आप इसे ऐसा कहें या ऐसा कहें, यानी ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, मतलब एक ही है। यानी यहां अपन क्या कह रहे हैं कि ए वेक्टर का परिमाण माइनस बी वेक्टर का परिमाण छोटा है किससे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण से। यहां मैं क्या कह रहा हूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण बड़ा है ए वेक्टर के परिमाण से और बी वेक्टर के परिमाण के अंतर से, बात एक ही। तो यहां ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है कि ए वेक्टर का परिमाण माइनस बी वेक्टर का परिमाण इज ग्रेटर देन स्मॉल ए वेक्टर माइनस स्मॉल बी वेक्टर। ये हो गई है समीकरण नंबर 1। ये लो, ये एक मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब वही सेम लैंग्वेज कि सीमांत स्थिति में जब इनके बीच का कोण क्या हो, 180 डिग्री हो, तो उससे देखो ये पहला हिस्सा तो प्रूफ हो गया कि ये इससे बड़ा है। अब मुझे क्या लिखना है, इसको इक्वल वाला हिस्सा लिखना है और फिर वो बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं सीमांत स्थिति में जब जब ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण, सीमांत स्थिति में जब स्मॉल ए वेक्टर व स्मॉल बी वेक्टर के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो 180 डिग्री हो तो अगर ये कोण 180 डिग्री है तो देखिए भैया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो डिफरेंस आ रहा है, यानी इनके परिमाणों का जो डिफरेंस है, ये इक्वल होगा किसके, ए वेक्टर का परिमाण माइनस बी वेक्टर का परिमाण, या इस पूरे का भी परिमाण कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, ये मेरे पास 2 आ गई। अगर ऐसा है तो देखो भैया इससे तो ये ग्रेटर देन आ रहा है, इससे इक्वल आ रहा है, तो इक्वेशन 1 और 2 को मिलाने से क्या होगा, तो देखिए समीकरण 1 वे समीकरण 2 समीकरण 1 वे समीकरण 2 से सम्मिलित रूप से, समीकरण 1 वे समीकरण 2 से सम्मिलित रूप से, अगर 1 और 2 को अगर मैं सम्मिलित रूप से लिखना चाहूं तो मैं कैसा लिख दूंगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज ग्रेटर देन, तो इससे आ गया, इक्वल इससे आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण। ये लो इक्वेशन नंबर 3। वही लैंग्वेज इति सिद्धम हैंस प्रूव। तो यहां अपन ने 4 जो अच्छे क्वेश्चंस थे जिनको कि प्रूफ करना था वो अपन ने इसमें क्लियर कर लिए हैं। अब उसी टाइप के जो थ्योरेटिकल टाइप से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उनको अपन अब इसके बाद और डिस्कस करेंगे, और कुछ जो न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करने के बाद फिर अपन बात करेंगे समतल में गति की। आप इन क्वेश्चंस को नोट करें और इनका अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस का अभ्यास नहीं होगा न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे।